Hello friends. Hello friends, welcome to Vivek Medical Education. Today we will discuss regarding genetics. तो जेनेटिक की पहली यूनिट आज डिस्कस करेंगे और इस वीडियो में पहली यूनिट खत्म कर देंगे। तो 3 यूनिट है जेनेटिक की, कोशिश करेंगे 3 ही 4 वीडियो में जेनेटिक पूरी खत्म हो जाए। सबसे पहले देखते हैं जेनेटिक क्या होता है और जीन क्या होता है। तो जो वर्ड जेनेटिक है इसको सबसे पहले दिया था विलियम बेटसन ने 1905 में, 1905 में सबसे पहले जीन वर्ड विलियम बेटसन ने दिया था, ये विलियम बेटसन। और जो जीन वर्ड है ये सबसे पहले विल्हेल्म जॉनसन ने दिया था। जो दोनों में डिफरेंस है जीन और जेनेटिक। जेनेटिक क्या है कि ये पूरा जिसमें जीन की स्टडी करते हैं, स्टडी ऑफ जीन इज कॉल्ड जेनेटिक्स। तो जेनेटिक में पूरा जो स्टडी करोगे जितना हेरिडिटी और जीन का क्रोमोसोम का वो सब आ जाएगा। और जीन क्या है कि ये यूनिट है, जैसे क्रोमोसोम, तो क्रोमोसोम में जीन होते हैं वैसे ये जीन है। तो अब देखेंगे प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ जेनेटिक इन नर्सिंग। पहली ये हेडिंग इसकी यही है, प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ जेनेटिक इन नर्सिंग। तो इसका जो प्रैक्टिकली एप्लीकेशन जेनेटिक का नर्सिंग में क्या है कि कैसे नर्सिंग में जेनेटिक को अप्लाई करोगे। वो अर्ली स्क्रीनिंग एंड डायग्नोसिस, ये हेडिंग बना के अंदर इसके अंदर लिख सकते हो। अर्ली स्क्रीनिंग एंड डायग्नोसिस का मतलब ये है, जो अर्ली स्क्रीनिंग एंड डायग्नोसिस है ये जेनेटिक में, ये जेनेटिक की हेल्प से होता है। अर्ली स्क्रीनिंग एंड डायग्नोसिस जैसे प्रीनेटल डायग्नोसिस होता है, मतलब बच्चे के बर्थ होने के पहले ही डायग्नोस कर लेना कि बच्चे में कोई एबनॉर्मलिटी नहीं है। जैसे पहले होता था सेक्स डिटर्मिनेशन हो जाता था अमनियोटिक फ्लूइड से, वैसे ही अभी भी कुछ जांचें होती हैं जो उसके पहले, जैसे डाउन सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम, पटाउ सिंड्रोम, ये सब इंटर में पढ़ा होगा। तो ये सब भी अर्ली स्क्रीनिंग और डायग्नोसिस में प्रीनेटल भी हो सकते हैं, मतलब बच्चे के बर्थ होने के पहले भी पता चल सकता है कि बच्चे में कौन कौन सी डिजीज हो सकती है, कौन कौन सी इनहेरिटेड डिजीज हो रही है जीन से, या फिर जीन म्यूटेशन से कौन कौन सी डिजीज हो रही है बच्चे में, कौन कौन सी एबनॉर्मलिटी है, मान लो हैंडीकैप वगैरह, ये सब पता चल सकता है। तो ये अर्ली स्क्रीनिंग एंड डायग्नोसिस ये जेनेटिक की हेल्प से पता हो सकता है। दूसरी फार्माकोजेनेमिक्स, ये जितनी मैंने लिखा है ये ब्लू पेन से ये सब हेडिंग बना के इसके अंदर में आप लिख सकते हो। जो बोल रहा हूँ उसके अंदर में मैंने बोला, वो मैंने लिखा नहीं है। अगर जिसको नोट्स चाहिए इसी वीडियो में थोड़ा सा और आगे जाके केवल नोट्स में दे दूंगा, वो नोट्स लिख सकते हो। फार्माकोजेनोमिक्स, फार्माकोजेनोमिक्स का मतलब होता है, देखो लिखा है पहले फार्मा, फार्मा मतलब क्या होता है, ड्रग से रिलेटेड हो गया, मेडिसिन से। और जेनोमिक्स मतलब जीन, और लास्ट में इधर तो मतलब कुछ ऐसी ड्रग्स होती हैं जो स्पेसिफिक जीन पे जाके वर्क करेंगी, जिसमें वो पार्टिकुलर जीन होगा वो उस पे जाके वर्क करेंगी, जिसमें वो नहीं होगा उस पे नहीं करेंगे। तो फार्माकोजेनेमिक्स का मतलब ये है, जैसे कोई ड्रग है, वो मान लो जैसे कोई ड्रग है वो वाई जीन पे वर्क करती है, एग्जाम्पल में वाई जीन लिखा है, कुछ वैसा होता नहीं है। तो कुछ वैसी ड्रग केवल वो वाई जीन पे वर्क करेंगी, तो मतलब वो केवल ओवरऑल ह्यूमन बीइंग पे नहीं वर्क करेंगी, केवल जिस ह्यूमन बीइंग में वो स्पेसिफिक जीन होगा उस पे वर्क करेंगी। तो वो उसका मतलब होता है फार्माकोजेनेमिक्स। कुछ ऐसी, ये फार्मा में भी फार्माकोजेनेमिक्स वर्ड मिलेगा। कुछ ऐसी ड्रग होती हैं जो स्पेसिफिक केवल, ये कहते हैं कुछ के घर में असर करती हैं, और वही ड्रग हमारे हम खाएं तो नहीं असर की, दूसरा खा लिया तो उसकी असर कर गई, तो उसका इफेक्ट भी फार्माकोजेनेमिक्स हो सकता है कि उसमें वो जीन का चेंजेस या फिर उसकी बॉडी कितना उसको एब्जॉर्ब डिस्ट्रीब्यूट कर पा रहे, फार्माकोडायनेमिक काइनेटिक सही से हो रहा है, वो मतलब हो गया। तो ये हो गया फार्माकोजेनेमिक। तीसरी हेडिंग है क्लिनिकल मैनेजमेंट इन जेनेटिक डिसऑर्डर। जेनेटिक की हेल्प से क्लिनिकल मैनेजमेंट इन जेनेटिक डिसऑर्डर। अगर कोई जेनेटिक डिसऑर्डर है, मान लो जैसे पढ़ा हुआ इंटर में हीमोफीलिया वगैरह या फिर कलर ब्लाइंडनेस, ये सब क्या होता है, ये एक्स 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 वाई करके तुमने देखा होगा। एक्स पे अगर है हीमोफीलिया, एक्स एक्स फिर एक्स वाई, ये फीमेल, ये अगर फीमेल में है यहाँ पे मान लो हीमोफीलिया का अफेक्टेड, तो जब क्रॉस कराओगे ऐसे तो कैसे कैसे जाके होगा, ये सब पहले पढ़ा होगा। तो यही इसमें यही आएगा कि कैसे कैसे तुम पहले डायग्नोस कर लिए, ऊपर वाले हेडिंग में था अर्ली स्क्रीनिंग, इसकी हेल्प से तुम डायग्नोस कर सकते हो। फिर तीसरा है क्लिनिकल मैनेजमेंट इन जेनेटिक डिसऑर्डर, तो इसकी हेल्प से तुमको पहले पता चल गया, फिर तुम इसको मैनेज कैसे कर सकते हो। मान लो जैसे जो क्रोमोसोम अफेक्ट है, फिर क्रोमोसोम में क्या होते हैं, जीन होते हैं, तो उस जीन को चेंज कर दो, जीन म्यूटेशन करा दो, या फिर जीन थेरेपी दे दो, तो उसकी हेल्प से ये क्लिनिकल मैनेजमेंट हो सकता है। मतलब जो जेनेटिक डिसऑर्डर हैं, ऐसे डिसऑर्डर जो जीन के थ्रू ट्रांसफर हो रहे हैं एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में, हेरिडिटरी हैं, तो उनको कैसे मैनेज कर सकते हो। तो इसमें जीन थेरेपी आ जाएगा, जीन म्यूटेशन करा दो, और क्रोमोसोमल थेरेपी, जितना भी हार्मोनल थेरेपी, इस सब की हेल्प से जेनेटिक डिसऑर्डर को ट्रीट कर सकते हो। और सब में इसके बाद में जितनी हेडिंग्स है इनके बाद में रोल ऑफ नर्स लिख सकते हो। एनालाइज द जेनेटिक बेसिक ऑफ डिजीज एंड इट्स रिकरेंस, इसका मतलब है कैसे जेनेटिक जो बेसिक डिजीज है, जो जेनेटिक वो कैसे रिकर हो सकती हैं।
या फिर कैसे जेनेटिक डिजीज अकर होती हैं उनको बताना है। तो इसमें आएगा जैसे जीन म्यूटेशन कब होता है, अगर प्रेगनेंसी में जब मदर प्रेग्नेंट होती है उस टाइम पे अगर एक्सरे सिटी स्कैन ज़्यादा इमेजिंग टेस्ट हो रहे हैं तो उसके जैसे जीन म्यूटेशन होता है तो वो डिजीज अकर होंगे, या फिर डाइट पैटर्न की वजह से हो सकता है, या फिर हाँ डाइट पैटर्न और एक्सरे सिटी स्कैन की वजह से ही ये मेनली डिजीज अकर होते हैं। और कौन कौन सी डिजीज री अकर हो सकती है उसमें जितने तुमने पढ़े होंगे, क्रोमोसोमल डिसऑर्डर जैसे टर्नर सिंड्रोम, पटाउ सिंड्रोम और डाउन सिंड्रोम, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, ये सब आ जाएंगे। अगला है जेनेटिक काउंसलिंग एंड इवेलुएशन सर्विस। जेनेटिक काउंसलिंग का मतलब इसमें जेनेटिक हेल्थ से कैसे काउंसलिंग करोगे, इवेलुएशन सर्विस काउंसलिंग किसकी करोगे, जिसको जीन थेरेपी की रिक्वायरमेंट होगी, जो जो पेरेंट्स होंगे तो जेनेटिक काउंसलिंग में उनको बताओगे कि हाँ कौन कौन से जीन थेरेपी, कैसे कैसे जीन थेरेपी से ये डिसऑर्डर ट्रीट हो सकते हैं जो आपको हैं, आपके बच्चों को नहीं होंगे, ये सब इसमें बताना। अगला है एथिकल, लीगल एंड सोशल इम्प्लीकेशन। मतलब एथिकल, लीगल और सोशल इम्प्लीकेशन बताना है कि ये जो जीन थेरेपी वगैरह है ये सब मतलब ये लीगल है, कोई इलीगल नहीं है, और सोशल इम्प्लीकेशन है मतलब ये एक सामाजिक मतलब उससे उदाहरण से हट के है कि हाँ वैसा कुछ अलग नहीं, ये लीगल जो भी है। अगली हेडिंग है इम्पैक्ट ऑफ जेनेटिक कंडीशन ऑन फैमिली। अगर कोई जेनेटिक कंडीशन या फिर कोई जेनेटिक डिजीज है, मान लो जैसे डाउन सिंड्रोम या टर्नर सिंड्रोम हो गया, तो उसका फैमिली पर क्या इफेक्ट पड़ेगा वो इसमें पूछा गया। तो इसमें पेरेंट्स, पेशेंट, फैमिली, कम्युनिटी, ये चार मेन जगहों पे असर पड़ेगा जेनेटिक कंडीशन का। तो पहला है साइको सोशल इफेक्ट, ये सब में लिख सकते हो, ये चार हेडिंग्स हैं, इसके अंदर में ये हेडिंग्स बना के लिख सकते हो। साइको सोशल इफेक्ट का मतलब है अगर मान लो किसी को कोई जेनेटिक डिसऑर्डर है, मान लो जैसे हीमोफीलिया लिया था, हीमोफीलिया ले लो या फिर डाउन सिंड्रोम ले लो, अगर ये कोई जेनेटिक डिसऑर्डर हो गया तो उसकी वजह से जैसे डाउन सिंड्रोम में क्या है, क्रोमोसोम जो होता है वो एक बढ़ जाता है, 21 नंबर की ट्राइसोमी होती है, जो 21 नंबर के क्रोमोसोम होते हैं, दो होते हैं पेयर में 21 नंबर में, तो वो दो की जगह पे 3 हो जाते हैं, तो इसमें ट्राइसोमी हो जाती है, ये होता है डाउन सिंड्रोम में। या फिर टर्नर सिंड्रोम होगा, टर्नर सिंड्रोम में 46 की जगह 45 भी बचते हैं। तो साइको सोशल इफेक्ट का मतलब है इसका साइको सोशल मतलब मेंटली और साइकोलॉजिकली और सोशली क्या इफेक्ट पड़ेगा, मतलब समाज में क्या इफेक्ट पड़ेगा और मेंटली क्या इफेक्ट पड़ेगा, वो आएगा साइको सोशल इफेक्ट में। मान लो जैसे मेंटली नहीं कहते हैं कि समाज में कुछ जैसे अगर हो गया कि उनके बच्चे नहीं हो रहे हैं तो बांझ या जो भी बोलते हो वो, तो फिर साइको सोशल में साइको में आ जाएगा, उनको मेंटली इफेक्ट पड़ेगा कि हाँ अगर जो पेरेंट्स हैं, जैसे इसमें था पेरेंट्स से क्या इफेक्ट पड़ेगा, अगर उनके बच्चों को डिसऑर्डर हुआ है तो पेरेंट्स को भी इफेक्ट पड़ेगा कि हाँ इसकी आगे की जो देख रेख वो सब पैसे वो उसका वगैरह। इकोनॉमिक बर्डन का मतलब है, इकोनॉमिक बर्डन में जैसे ये डिसऑर्डर हुए तो इनको ट्रीट करने के लिए जो इकोनॉमिकली जो भी उनका खर्चा होगा वो आएगा इकोनॉमिक बर्डन में। फिर सोशल स्टिग्मा मतलब होता है सामाजिक धारणा, तो उसका क्या इफेक्ट पड़ेगा इन डिसऑर्डर पे। तो ये पहले चार हेडिंग्स इसमें आएंगी, पेरेंट्स, फैमिली, कम्युनिटी, उसके बाद में साइको सोशल इफेक्ट, इकोनॉमिक बर्डन और सोशल स्टिग्मा, ये सब इसके अंदर में लिख सकते हो। फिर अगली हेडिंग है सिलेबस में रिव्यू ऑफ सेलुलर डिवीजन ऑफ माइटोसिस एंड मियोसिस।